नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सेंटर ऑफ साइंस में स्वागत है। आज हमारा एनसीईआरटी एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट 3 है। अगर आप इसे पहले का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप इजिली विजिट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एड्स का कारक है, ऑप्शन ए है फंजाई, ऑप्शन बी है एचआईवी, ऑप्शन सी है प्रोटोजोआ और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो सबसे पहले हम फंजाई को देख लेते हैं, यानी फंगी को देख लेते हैं। तो इससे जो होने वाले संक्रामक रोग है वो है चर्म रोग, ठीक है, भोजन विषाक्तन यानी भोजन विष के समान हो जाता है आदि। प्रोटोजोआ से भी देख लेते हैं क्या होता है। तो ये आपका हो जाएगा मलेरिया, डायरिया, पेचिस, कालाजार, निंद्रा रोग इत्यादि। इस सब किससे होते हैं? प्रोटोजोआ से। इनमें से सभी तो होगा ही नहीं। अब हम फोकस करते हैं एचआईवी के ऊपर। तो एचआईवी जो है हमारा एक प्रकार का वायरस है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा एड्स है उसका फुल फॉर्म क्या है। तो उसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड का स्पेलिंग हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसका फुल फॉर्म हुआ, ये एड्स का फुल फॉर्म हुआ। और ये कौन सा है? वायरस जनित है। क्या है? वायरस जनित है, जिस वायरस का नाम है एचआईवी यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जिसे हम एचआईवी बोलते हैं, ठीक है। और एचआईवी फैलता कैसे है? तो पहला रीजन हो जाएगा असुरक्षित यौन संबंध बनाने से, ठीक है, रक्त के आदान प्रदान करने से। अगर कोई व्यक्ति एड्स से सफरिंग है, रक्त का आदान प्रदान करेगा तो फिर एड्स का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तथा माँ से शिशु में भी संक्रमण हो जाता है, माँ अगर एड्स से सफरिंग है तो। और ये ड्यूरिंग सेक्स टाइम, इस वजह से क्या फैलता है? हमें एड्स फैलता है। अभी तक देखा जाए तो एड्स के इलाज अभी तक मतलब कोई टीका ना बनाया गया है, ना ही कोई औषधि बनाई गई है। बट वर्तमान में वैज्ञानिक एड्स से बचाव संबंधी टीके और औषधि निर्माण में प्रयत्नशील हैं। हालांकि अभी इसका कोई न टीका है न कोई औषधि है। हाँ, रोकथाम करने के लिए आप बहुत सारे स्टेप को उठा सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। कोई बस विरामा अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, यानी स्टार्ट करती है कहां से? रेस्ट से। तो इसका मतलब जो प्रारंभिक चाल होगा यानी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी? 0। तथा 2 मिनट तक 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है। तो हमें उसका चाल निकालना है, यानी वेग निकालना है, ठीक है। तो हम गिवन में क्या क्या है देख लेते हैं। टाइम कितना है गिवन में? 2 मिनट है, इसको हम सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी 120 सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि 1 मिनट 60 सेकेंड के इक्वल होता है। इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 हो गई। एक्सेलरेशन कितना है? 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम फॉर्मूला जानते हैं, अगर हमें वेग कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाता है? v = u + at। इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग कितना है? 0 है। एक्सेलरेशन कितना है? 0.1 है। टाइम कितना है? 120 सेकेंड है। बट एक्सेलरेशन, ठीक है, 120 सेकेंड है। यानी जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 0.1 है, यानी 12 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्या निकला? वेग निकला, यानी चाल निकला। किसका? बस का। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगर यहीं पे पूछ दे कि इन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया या बस के द्वारा तय की गई दूरी, तो हम फार्मूला कौन सा लगा देंगे? AC = UT + ½ AT²। और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू 0 पुट कर देंगे, एक्सेलरेशन का वैल्यू पुट कर देंगे और टाइम का वैल्यू पुट कर देंगे। हम यहाँ से दूरी भी कैलकुलेट कर लेंगे कि बस द्वारा टोटल तय की गई दूरी कितनी है। जबकि हालांकि इसमें चाल पूछा गया था, यानी वेग पूछा गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग कौन कौन सा है? यानी ऑप्शन ए है मलेरिया, ऑप्शन बी है डायरिया, ऑप्शन सी है टाइफाइड और ऑप्शन डी है रेबीज। यानी जो हमारा मलेरिया है वो
क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम जो होता है सूक्ष्म जीव होता है जो मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से होता है, और लक्षण में आपको बार बार कंपन के साथ साथ थोड़ा बहुत बुखार भी रहेगा, जिसको रोकथाम के लिए क्यूनिन का हम लोग प्रयोग करते हैं, मच्छरदानी वगैरह का भी यूज करते हैं इससे बचने के लिए। तो जो इसका कारक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो मादा एनफ्लूएंजा में पाया जाता है। सेकेंड ऑप्शन है हमारा डायरिया। तो डायरिया यानी इसके क्या क्या कारक है, प्रोटोजोआ है, जीवाणु है, विषाणु है। ये भी संक्रमित जल एवं भोजन के सेवन से ही होता है, और शरीर में जल की कमी तथा बार बार दस्त लगना भी इसकी पहचान है, या शरीर में ऐंठन आना भी। बट इसको रोकथाम के लिए हम ORS या चीनी या पानी और नमक नींबू का घोल का भी यूज करते हैं। ठीक है। और जो हमारा टाइफाइड है मेनली संक्रमित पेयजल से फैलने वाला ये रोग है। और जो हमारा रेबीज है ये एक रेबडोवायरस है जो संक्रमित जानवरों में पाया जाता है। इसके भी लक्षण है सिर दर्द होना, बुखार होना, मानसिक थकान होना, और बचाव से बचने के लिए हम जख्म को बार बार धोते हैं या टीका की खुराक लेते हैं, पालतू जानवरों का भी टीकाकरण कराते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जो हमारा टाइफाइड है वो पानी की गंदगी की वजह से होता है। दूसरी ये बात है, भोजन तथा दूध में भी गंदगी रहती है या सब्जी में भी गंदगी रहती है तो बीमारी होता है। लगभग मनुष्य के शरीर में पहुंचने में करीब 10 से 15 दिन तक, 10 से 15 दिन के बाद आपको लक्षण समझ में आने लगेंगे। ये आमतौर से यंग एज में बहुत नॉर्मल डिजीज हो चुकी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पनडुब्बी पर एक सोनार युक्ति लगा है, जिसे हम सोनार बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट है। यह युक्ति एक संकेत भेजती है और उसकी प्रतिध्वनि 5 सेकंड के बाद ग्रहण करती है, यानी रिसीव करती है। यदि पनडुब्बी से वस्तु की दूरी 3620 मीटर है तो ध्वनि की चाल बतानी है। ठीक है, यानी स्पीड हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले देख लेते हैं कि दिया क्या गया है। तो पनडुब्बी से वस्तु की जो दूरी है वो कितना दिया गया है, यानी डिस्टेंस कितना है, 3620 मीटर। और जो प्रतिध्वनि सुनने में समय लग रहा है, यानी टाइम जो लग रहा है वो कितने सेकंड बाद लग रहा है, 5 सेकंड का समय लग रहा है। तो हमने मान लिया कि जो ध्वनि की चाल है वो क्या है, v से चल रही है। तो 5 सेकंड बाद क्या होगा, 5 सेकंड में ध्वनि द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी। एक साइड से आपको 3620 मीटर, दोनों साइड का ऐड कर देंगे, यानी टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 7240 मीटर। 5 सेकेंड में टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। अब हम मानते हैं कि 1 सेकेंड में ध्वनि, तो 1 सेकेंड का कैलकुलेट करेंगे। ये तो 5 सेकेंड का हुआ ना, अब हम 1 सेकेंड का कैलकुलेट कर लेते हैं। यानी 1 सेकेंड में ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी, ये तो 5 सेकेंड का है, हम 1 सेकेंड का देख लेते हैं। तो ध्वनि का चाल हम किससे डिनोट किए थे, v से डिनोट किए थे। यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम कितना लगा था, 5 सेकेंड लगा था। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, सॉरी 1 मिनट, 5 1 जा 5 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, तो 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, यानी 5 8 जा 14 हो गया। यानी ऑप्शन नंबर, और 5 8 जा क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, कि जो ध्वनि की चाल होगी वो 1448 मीटर पर सेकेंड होगी। 1 सेकेंड का हमने कैलकुलेट कर लिया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तत्व की परमाणु संख्या 12 है, तो उस तत्व के एक परमाणु में कितने प्रोटॉन होंगे और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोटॉनों की जो संख्या होती है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। यानी किसी तत्व का जितना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसलिए परमाणु संख्या कितना है, 12 है। तो हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो परमाणु संख्या 12 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी हमारा 12 हो जाएगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। और वो किसके इक्वल होगा, परमाणु संख्या के इक्वल होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है तो इसके आवर्तकाल का मान निकालना है, यानी टाइम पीरियड निकालना है। तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो कितना है, 100 हर्ट्ज यानी 100 हर्ट्ज। हमें क्या कैलकुलेट करना है, टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 1/ν यानी फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति। तो क्या हो जाएगा, 1/100 यानी 0.01 सेकेंड। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आवर्तकाल कितना होगा, 0.01 सेकेंड। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है। तो तत्व के प्रत्येक परमाणु की परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या हमें निकाल के बतानी है। तो जो हमारा परमाणु संख्या होता है, परमाणु संख्या किसके इक्वल होता है, प्रोटॉनों की संख्या के इक्वल। प्रोटॉन की संख्या, तो प्रोटॉनों की संख्या है कितनी है, 11 है। तो 11 हमारा परमाणु संख्या भी हो गया। दूसरी बात, जो हमारा द्रव्यमान संख्या होता है यानी मास नंबर होता है, जो मास नंबर होता है वो क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो प्रोटॉनों की संख्या 11 है और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, 12 है। यानी जो मास नंबर होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब हमें किसकी संख्या निकालनी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल। और प्रोटॉन की संख्या क्वेश्चन में गिवन है यानी 11 है। तो 11 किसका हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। द्रव्यमान संख्या 23 हो जाएगा और परमाणु संख्या 11 हो जाएगा, जो प्रोटॉनों की संख्या के इक्वल है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, यानी प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है। तो प्रतिरोध की यूनिट, पहले प्रतिरोध का हम फॉर्मूला देख लेते हैं, जिसको हम इंग्लिश में रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या होता है, R = V/I। V क्या है हमारा, वोल्ट है। I क्या है हमारा, करंट है, यानी इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, इसे हम करंट कहेंगे, इसे हम वोल्ट कहेंगे। तो जो हमारा एम्पियर है ये किसका यूनिट है, तो ये यूनिट है धारा का, यानी विद्युत धारा का, यानी इलेक्ट्रिक करंट का। वाट जो है किसका है, पावर का, यानी शक्ति का। ओम आपका हो गया प्रतिरोध का, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, जिसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। और जो हमारा वोल्ट है वो किसका है, विभवांतर का मात्रक है। किसका है, विभवांतर का मात्रक है। इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ये ओम्स लॉ से वेरीफाइड होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।